जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4 फिट जी मॉड्यूल की। तो इनमें सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन नॉर्मली जो बच्चों को डाउट्स होते हैं उनको मैं कवर करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछते हैं, 6, 8 एंड दिस 11th। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, चार पांच इनको कवर करूंगा। अगर इनके अलावा अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन और एक्सप्लेन करना है, तो इसको मैं सेपरेटली एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये अपलोड किया कंटेंट कैसा लगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग टू अस कि भाई ये एक आपको कैपेसिटर प्लेट गिवन पहले पार्ट में, और इसमें दो तरफ भर दिया गया है। एक तरफ द एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज ए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक इज ई आर। तो ई आर जो होता है दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या होता है वो, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ई आर बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पे दो कैपेसिटेंस बांट दिया गया इसको ये प्लेट्स के बीच में, एक ये C1 एक ये C2। दो केस है, पहला केस है दूसरा केस है। हमको नेट फाइंड करना है ईच केस में। तो पहले केस में अगर देखेंगे, एक्चुअली ये दोनों आपको दिख रहे होंगे कि एक कैपेसिटेंस ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटेंस ये लगा हुआ है, और दोनों एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, जैसे ऐसा सर्किट टाइप वाले। तो दोनों अगर देखोगे तो C1 जो C2 है C1, दोनों ये पैरेलल में है। नेट यहाँ पैरेलल में आता है C1 प्लस C2। C1 के लिए होगी के, तो वैक्यूम में है ये, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया प्लेट का आधा है। जो ये जो प्लेट होती होगी ये वाली, ये जो प्लेट आपको दिख रही है लाइन, ये प्लेट ऐसी होती है। तो इस प्लेट के आधे एरिया पे, ये एरिया प्लेट का होता है, तो इसके आधे एरिया पे ये C1 है, और ये भी आधे एरिया पे। डिस्टेंस दोनों में डी है, तो ये A/2 अपॉन डी प्लस C2 इज के एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू डी। तो सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/2 डी कॉमन, 1 प्लस ई आर बोल सकते हैं, बिकॉज के की वैल्यू ई आर ही होती, तो मैंने के को रिप्लेस कर दिया। तो पहले केस में सिंपली आंसर ये हो जाना चाहिए, कुछ नहीं किया, बल्कि सिंपली सी दोनों को पैरेलल में कर दिया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है? तो केस 2 में एक्चुअली यहाँ पे दो हिस्से हैं इसके रेजिस्टेंस के। एक हिस्से में इलेक्ट्रिक भरा हुआ है, मैं उसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ ताकि तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक dy2 में, मैं dy2 को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। एक dy2 में इलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये वाला पार्ट, और जो बचा हुआ dy2 होगा वो वैक्यूम में। तो एक्चुअली ये सवाल कुछ ऐसा है, यहाँ पे दो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं ऐसे, है ना। तो इसको आप बोल दो C1, इसको आप बोल दो C2। तो C1 के लिए अगर निकालोगे आप, C1 हो जाएगा आपके पास, इस बार उतने ही एरिया में है, प्लेट के एरिया सेम ही है, बस यहाँ पे डिस्टेंस आधा आधा है इसका। तो आप लिखोगे के एप्सिलॉन नॉट, तो उसको मैं के लिख देता हूँ, दिस इज के एप्सिलॉन नॉट ए वाई अपॉन dy2। और C2 को लिखोगे आप एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन dy2। तो दिस इज इक्वल टू 2k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। C2 को लिखोगे एप्सिलॉन नॉट 2a dy2। अब आपको नेट निकालना है, तो नेट कितना होगा? तो सी नेट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज इक्वल टू 4/2। दिस इज इक्वल टू 2k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इंटू 1+2। दिस सी। और आप चाहो तो k के बदले ER पुट कर सकते हो, बिकॉज ER गिवन है, दोनों बात बराबर ही होती है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
दोनों सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन थे, आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं, विल गेट द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर का है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन करने में समझ पाएंगे इसको। ठीक है ना हमको, एक शेल पे चार्ज क्यू है एंड इस प्लेस a point charge q is placed at center, another charge q naught is placed at distance r naught। एक चार्ज ये रख दिया, एक चार्ज ये रख दिया, एक चार्ज ये रख दिया, टोटल 3 चार्ज हमने प्लेस कर दिए इस दुनिया में। करना क्या है, अभी देखते हैं क्वेश्चन में। पहला पार्ट ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू नॉट, कि इस क्यू पे इस क्यू नॉट की वजह से कितना होगा। दोनों पॉइंट चार्ज है, उनकी वजह से जो फोर्स होगा वो रहेगा के क्यू क्यू नॉट बाय, वो फोर्स सेम रहेगी हमेशा, क्योंकि वो तो कोलम्बिक फोर्स है, 2 पॉइंट चार्ज की चीज उतनी रहेगी। तो पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इस क्यू कैसे निकालना था। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ऑल चार्जेस इन स्पेस, अब स्पेस में जितना भी चार्ज सबकी वजह से निकालना है। आप इसको समझते हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा, जब भी आप इस क्यू को रखेंगे यहाँ पे, तो इस क्यू नॉट की वजह से यहाँ पे कुछ इंड्यूस होगा, नेगेटिव इस तरफ, माइनस क्यू नॉट, और बाहर भी इधर प्लस क्यू नॉट इंड्यूस होगा। इस पर ऑलरेडी एक क्यू है। अब प्रॉपर्टी ये कहती है, एक्चुअली इसको तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड, चाहे बाहर कुछ भी लगा दो, कितने चार्ज रख दो, कितनी फील्ड लगा दो, कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी फील्ड, बाहर की वजह से फील्ड अंदर आके जीरो हो जाती है, विल बी किल्ड ऑफ बाय आउटसाइड चार्जेस। मतलब ये है इसका, कि जितनी ये फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे, इस तरफ रिपेल करेगा इसको, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, जो इंड्यूस हुआ है चार्ज आपके पास बाहर से, वो उतनी ही फील्ड अपोजिट बनाएगा, ताकि नेट फील्ड इसकी वजह से जीरो हो जाए। और ये तो ऑलरेडी सरफेस पे चार्ज रखा है, उसकी तो फील्ड सेंटर पे जीरो होती है ऑलरेडी, तो इसकी वजह से तो कोई फील्ड होगी ही नहीं। जितनी इसने क्रिएट करी इस तरफ, इसका जो इंड्यूस चार्ज था नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये उतनी अपोजिट बना देगा, तो नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। तो क्यू की वजह से जीरो थी, और इसकी वजह से कुछ आई, लेकिन इंड्यूस ने खत्म कर दिया, तो नेट फील्ड जीरो रहने वाली है। अंदर कभी फील्ड नहीं आती बाहर की चार्ज की वजह से, सिंपल लॉजिक है। उसका आंसर जीरो हो जाएगा, सेकंड पार्ट, वेरी सिंपल। सो दिस, फॉर दिस यू हैव टू रीड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, उसको आप पढ़ें एक बार, जो पैकेज में एक्सप्लेन है। और नहीं क्लियर है तो मेरी वीडियो को जाकर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइंड विद वोल्टेज इतना, एक प्लेट को डिजाइन करना है इतने वोल्टेज पे, ताकि इतना वोल्टेज सस्टेन कर सके वो, यूजिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, तो K3 है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इतना, इतनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसका मतलब क्या होता है कि इतनी फील्ड वो झेल सकता है, इससे ज्यादा फील्ड लगाओगे तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो इतनी स्ट्रेंथ है उसकी एक तरह से। और इसका मतलब ये है क्या, एक्चुअली ये कौन सी यूनिट है, क्या है ये, कौन सी टर्म है इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसके लिए आप एक यूनिट चेक कर सकते हैं, दिस इज वोल्ट पर मीटर, दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको। फॉर सेफ्टली वी शुड लाइक द फील्ड नेवर एक्सीड से 10% ऑफ द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, की फील्ड इससे, इसका 10% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स 10⁻⁷ इंटू 0.1, दैट मीन्स 10⁻⁶। तो फील्ड की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इतना हमको लगाना है, इतना ऑपरेट करना। तो मिनिमम एरिया ऑफ प्लेट्स इज रिक्वायर्ड टू हैव इतना, तो कितना एरिया लगाया जाए। तो क्वेश्चन में ये है कि एक आपके पास एक कैपेसिटर प्लेट है, और वोल्टेज आपने लगा रखा है इस पे 1 kV का, तो जो कैपेसिटेंस होता है आपके पास, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, साथ में इंटू के, अगर मीडियम भरा हुआ है तो। ठीक है, तो हमको इसमें एरिया निकालना है, हमको डी भी नहीं पता, डी हम यहां से निकाल सकते हैं, कि भाई डेल्टा वी इक्वल टू ई डी होता है, कि कितना आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है अक्रॉस, तो इन टर्मिनल्स पे डिस्टेंस ये वाला डी है, तो उसको पुट कर सकते हो, डेल्टा वी के बदले डेल्टा वी दे रखा है आपके पास 1 kV 10⁻³ ई दे रखा है 10⁻⁶, तो डी निकल के आएगा 10⁻⁻³ इतना बीच में कितने गैप होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम पुट करना शुरू करते हैं, हमको ए निकालना है, ये हो जाएगा सी डी बाई के एप्सिलॉन, है ना। तो इन सारी वैल्यू पुट करनी है हमको, उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं अब तो।
तो आपको सी गिवन है 50 पिको फेरेड, मतलब 50 10⁻⁻12। आपको डी आपने निकाल लिया, उसके -3 अपॉन के आपको पता है, के इज 3, और आपको एप्सिलॉन पता है, एप्सिलॉन के लिए होती है 8.85 10⁻⁻12। सो दिस इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो आई विल यूज कैलकुलेटर। 50 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 8.85, दिस इज 1.88, यानी ये तो कट ही गया, इंटू 10⁻⁻3। तो ये लगभग आएगा 18.8 इंटू 10⁻⁻4, लगभग 19 के आसपास, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हो उसको, या मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। तो दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसमें एक जो टर्म थी जो बच्चों कंफ्यूज करती है, वो थी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऐसे किसी सवाल में जहां पे कुछ टर्म नहीं निकल गया है, तो अब वहाँ यूनिट देख सकते हैं कि यूनिट क्या है, और वहां चेक कर सकते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 कह रहा है, there are two concentric metal shells R1 R2. If the outer shell has charge Q, inner shell is grounded, the charge on the inner shell, मतलब आउटर शेल पे चार्ज Q है और इनर शेल को हमने कर दिया ग्राउंड, तो चार्ज कितना आएगा। तो ऐसे ये एक टॉपिक है, इसमें हम बोलते हैं इसको ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर। तो इसमें क्या है कि आपके पास जिसको आपने अर्थ किया, तो हो सकता है उस पे कुछ चार्ज अर्थ की वजह से आ जाए, या उससे कुछ चला जाए। फाइनली कुछ चार्ज उस पे आप क्यू डैश मान लेते हो, कि मान लो उस पर चार्ज Q1 आ चुका है, सब कुछ ले देंगे अर्थ से एक्सचेंज करके, और उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, बिकॉज आपने उसको अर्थ कर रखा है। तो अगर इसको मैं 1 मान लूं, अंदर वाले को बाहर वाले को 2 मान लूं, तो पोटेंशियल में 1 का लिखूंगा अगर, तो वो जीरो आना चाहिए। अब पोटेंशियल 1 का एक तो खुद की वजह से होगा, ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, तो खुद की वजह से पोटेंशियल कितना होगा इस पे, अपने अपनी वजह से। सो के Q1/R1 होगा, प्लस अब बाहर की वजह से देखते हैं क्यू की वजह से कितना होगा, इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, इसके होगा KQ/R2। जितना कंडक्टर की सरफेस पे होता है, उतना उसकी वजह से अंदर हर पॉइंट पे होता है। तो अगर आप इसकी वजह से बाहर वाले की वजह से कहीं भी निकालेंगे, तो उतना ही रहेगा पोटेंशियल। दैट मीन दिस इज KQ2/R2 इक्वल टू कर दे जीरो। सो जो Q1 अपेयर हुआ है, ये Q एक्चुअली, तो -QR1/R। तो ऑप्शन अगर देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो उसमें सिंपली उसका पोटेंशियल लिखा, उस पर चार्ज कुछ Q1 मान लिया, एंड देन वी हैव सॉल्व दिस। सिंपली इसका आंसर निकल आ गया। इस पे भी एक मैंने वीडियो बना रखी है, जिसको मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑन कंसेंट्रिक शेल के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं एक बार। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, इसमें हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं इस सर्किट का। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे तो सेम पोटेंशियल मेथड से करते हैं इसको, कि अगर यहाँ पोटेंशियल आपने बी मार्क कर रखा है, तो यहाँ खाली वायर है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट आएगा तो ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब यहाँ अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट रहेगा। यहाँ 10 वोल्ट है, तो यहाँ 10 नहीं होगा, बिकॉज एक एलिमेंट आ गया, ये कुछ पोटेंशियल खा जाएगा, इसका ड्रॉप कर लेगा कुछ, है ना। तो जब तक कोई एलिमेंट नहीं आता, पोटेंशियल सेम रहता है। तो आई कैन से कि भाई यहाँ पोटेंशियल बी है, तो ये पोटेंशियल भी बी होगा, और यहाँ का भी बी होगा, यहाँ का भी बी होगा। कोई एलिमेंट नहीं है, कोई ड्रॉप करने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ ए होगा, ये दे रखा है आपको, ये यहाँ पे कुछ ए होगा, यहाँ भी बी होगा, और यहाँ भी बी होगा। तो जहां तक कुछ नहीं है था एलिमेंट में, यहाँ से गए कुछ नहीं आया, यहाँ से कुछ नहीं आया, तो बी भी था। अब जैसे यहाँ से बी से यहाँ पे आएगा, तो कुछ और आ गया, तो हमने इसको ए बोल दिया, बिकॉज इस तरफ ए है। अब देखते हैं सर्किट में क्या होगा। अब बात यह आती है कि अगर किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है,
तो वो किसी काम का ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ जो चार्ज है, जो करंट है, फ्लो इसलिए कर रहा है बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करे। तो अगर आप इसको देखेंगे, इस कैपेसिटेंस को, तो इसके एक तरफ बी वोल्ट है, इसकी तरफ बी वोल्ट है, मतलब बी 40 वोल्ट है, तो यहाँ पे 40 वोल्ट है, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो ये किसी सर्किट में है ही नहीं है, किसी काम का ही नहीं है। यहाँ कुछ करंट चार्ज जाएगा ही नहीं। यहाँ भी देखेंगे, एक तरफ बी है, एक तरफ बी है, तो ये भी किसी काम का नहीं है। यहाँ भी देखेंगे, ये भी किसी काम का नहीं है, बिकॉज ये भी। तो ये तीन एक्चुअली बेकार है, सर्किट में लगे हैं खाली, लेकिन किसी काम के ही नहीं है। इसको देख सकते हो, ये भी किसी काम का नहीं है। इसके एक तरफ ए है, इसकी तरफ एक तरफ ए है, ये भी बेकार है। डिफरेंस ही नहीं है, दोनों तरफ पोटेंशियल ए है। एक बचा ये काम का, जहां पे एक तरफ ए एक तरफ बी है। एक बचा ये काम का, जहां पे एक तरफ ए एक तरफ बी है। कुल मिला के यहाँ के खाली दो कैपेसिटेंस है, ए और बी के बीच में। और बाकी सब इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट होना, तो कि उनमें कोई कैपेसिटेंस नहीं है। तो नेट अगर देखेंगे दोनों पैरेलल में, दिस इज इक्वल टू 2C। उसका आंसर हो जाएगा 2C। सो इस तरह के क्वेश्चन हम बोलते हैं इसको सेम पोटेंशियल मेथड। ये एक अलग कंसेप्ट है, इसको मैं अभी और इस वीडियोस में इक्विवेलेंट सर्किट्स में मैं इसको सॉल्व करूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें आपको बहुत सारे मेथड्स बताऊंगा मैं सर्किट सॉल्व करने के, तो इसको आप जरूर देखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।